हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हो, हम लोगों का प्राथमिकता किस दिशा में हो, वो हम तय नहीं कर पाते। ये एक लंबा सफ़र होता है। दरअसल क्या है कि आप हमारे यहाँ जब तैयारी करते हैं तो 1 साल करते हैं, 2 साल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल करते हैं। कोई बहुत छोटी क्लास में आ गया तो हो सकता है वो 4 साल 5 साल करे, लेकिन उसमें इतना डेवलपमेंट नहीं आ पाता, क्योंकि आपकी जो परवरिश है वो जिस तरह से हुई है, आपका सोशलाइजेशन जिस तरह से हुआ है वो मायने रखता है, और उसी के आधार पर आपका आगे का निर्माण होता है। तो ये परिवर्तन सोच में अगर आप एकदम से लाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी बातों को आपको एकदम से फॉलो करना पड़ेगा। तो इसका परीक्षा से क्या लेना देना है? परीक्षा से इसका सीधा लेना देना। एक तो मैंने आपको बताया कि वो लोग इस परीक्षा को बहुत आसानी से निकाल ले जाते हैं जिन लोगों का बेसिक एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छे स्कूल में हुआ है, बहुत अच्छे कॉलेज में हुआ है, वो लिखते बहुत अच्छा हैं, बहुत स्पीड से लिख लेते हैं, इंग्लिश उनका बहुत अच्छा है, कमांड बहुत अच्छा है उनका लैंग्वेज पर, मीडियम पर। मीडियम और लैंग्वेज की बात करता हूँ तब दोनों अलग चीज़ होती है। पढ़ने और बोलने के लिए जब हम बात करते हैं तब लैंग्वेज वर्ड ज़्यादा मायने रखता है, और जब हम लिखने की बात करते हैं तब मीडियम खास करके। तो मीडियम, तो जिस मीडियम में हम पढ़ रहे हैं वो हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लिख रहे हैं उसी में बोलना भी आना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ये बहुत मायने रखती है आपकी सफलता के लिए। ये तो फिर बेसिक एजुकेशन पर निर्भर करता है कि आपका बेसिक एजुकेशन हुआ कहाँ से, कैसा है। तो 60% रोल प्ले करती है ये चीज़ें, आपका बेसिक एजुकेशन वहीं से निर्धारित हो जाता है। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा चरित्र निर्माण और ये सब और इस प्रकार की बातें और जो मैं बता रहा हूँ उन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर ऐसा बहुत अच्छी तरीके से हुआ होता तो अभी तक आपका सिलेक्शन हो गया होता, और अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, या आप टेस्ट में अभी तक 70-80 तक नहीं जा रहे हैं, या 65 क्रॉस नहीं कर रहे हैं, 60 क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो एजुकेशन उतना अच्छा नहीं है, वो एजुकेशन उतना अच्छा आपका हुआ नहीं है। तो फिर ये कैसे होगा? ये एजुकेशन जो है ये आपका सुधरेगा कैसे? तो उसके लिए अब तय करना पड़ेगा आपको। अभी तक आपने नहीं किया है तो अब तय करना पड़ेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखिए। समूह में कलेक्टिवली अगर कोई लोग किसी चीज़ को डिसाइड कर रहे हैं, कलेक्टिवली अगर ये तय किया जा रहा है कि सामूहिक रूप से तय किया जा रहा है कि ऐसा होना चाहिए, उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ ठीक है। अगर बहुत सारे लोग तय कर रहे हैं कि ये चीज़ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, सती प्रथा का एग्जांपल लेते हैं। कोई महिला सती होती होगी उस समय में, या जिसको सती किया जाता था, ज़बरदस्ती भी किया जाता था, तो एक व्यक्ति तो उसको पकड़ के नहीं ले जा सकता, उसको बहुत सारे लोग पकड़ के ले जाते होंगे और उसको पति के साथ चिता में डाल देते होंगे। तो बहुत सारे लोग मिलकर के ये हत्या करते थे, उसके लिए बहुत सारे लोग मिलते थे। इसका मतलब सती प्रथा सही हो गई क्या? मॉब लिंचिंग जब होती है तो कानून हाथ में लेते हैं और कई बार निर्दोष लोगों की हत्या हो जाती है, उसको बहुत सारे लोग मिलकर के करते हैं। तो इससे मॉब लिंचिंग अच्छी हो जाती है? मॉब लिंचिंग अच्छी चीज़ है क्या? क्या मॉब लिंचिंग को अच्छा कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता।
ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे लोग मिलकर के अगर किसी चीज़ को करते हैं तो वो अच्छी नहीं हो सकती, तो फिर आपको एक मार्ग ढूंढना पड़ता है। तो आज बौद्ध धर्म से एक बहुत अच्छा शब्द मैं आज आपको बता रहा हूँ, अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, अत्तदीपो भव या अपदीपो भव। ये जो संदेश है ये बौद्ध धर्म का संदेश, भगवान बुद्ध का संदेश। भगवान बुद्ध ने खुद कहा था कि आप मुझे फॉलो करो, ये मैं नहीं चाहता कि आप मुझे फॉलो करो, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं तय करो कि क्या सही है और क्या गलत है। ये आप स्वयं तय करो, आप स्वयं देखो कि क्या सही है और क्या गलत है। इसी को अपदीपो भव कहा गया, अपना दीपक स्वयं बनो। इसलिए मैं थोड़ा सा फोकस और ठीक करके देखता हूँ। हम उपदेश जो दे रहे हैं उसमें हम अपनी छवि ठीक नहीं कर पा रहे, मुझे लगता है अब ज़्यादा ठीक हुआ है पहले से। हाँ, उपदेश तो दे रहे हैं हम लोग भगवान बुद्ध का, अपदीपो भव, और हम ही धुंधले दिख रहे हैं। अब ठीक है, देखो कैमरामैन का काम भी हमें को करना है ना, शायद अब इस बार ज़्यादा बेटर होगा। खैर जो भी है, तो ये संदेश आप ले जाइए रोज के लिए। रोज सुबह उठ करके अगर आप ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो किस चीज़ का ध्यान करेंगे? इसी चीज़ का, अपदीपो भव का। आपको इसी का ध्यान करना चाहिए। अपना दीपक स्वयं बनना है, भीड़ के साथ चलना ज़रूरी नहीं है। यह भीड़ जो कहती है वो बिल्कुल सही है, ऐसा आवश्यक नहीं है। भीड़ की बात हमेशा सही होगी ये ज़रूरी नहीं है। तो इससे हमको क्या फ़ायदा होगा? इससे हमारी परवरिश जिस भी तरह की रही होगी, हम आज से अपने मुकाम को हासिल करने के लिए अपनी स्पीड तय कर सकते हैं। तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। तो किस तरह से बढ़ानी है, किस तरह से आपको, देखिए अभी आपके सामने एक सीधा सा लक्ष्य है। अभी बहुत ज़्यादा उपदेश आपको नहीं दिए जा सकते, या बहुत ज़्यादा उपदेशों से आपको कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आपके सामने सीधा सा एक लक्ष्य है कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, आईएएस बनना है, तो आप आईएएस बन जाएं। सीधा सा टारगेट है, और मुझे लगता है कि यही टारगेट होना भी चाहिए। अगर आप थोड़ा बहुत डाइवर्ट करते हैं और कहीं आप कुछ दूसरा सोचने लगते हैं, तो मुझे लगता है ठीक नहीं होगा आपके लिए भी। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? आपको बस एक ही लक्ष्य दिमाग में रखना चाहिए, केवल और केवल आईएएस बनने के बारे में सोचना चाहिए अभी। और उसके लिए सामने हमारे पास जो है वो एक सिलेबस है। लेकिन क्या परीक्षा सिलेबस में से होती है? परीक्षा के प्रश्न जब आप देखते हैं तो आप महसूस करते होंगे कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो सिलेबस से बाहर है, और सिलेबस के आगे भी दुनिया है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो सिलेबस से बाहर पूछे जाते हैं, और वो प्रश्न नहीं होते जो सामान्यतः केवल सिलेबस में बताए गए हैं। उससे बहुत दूर भी चले जाते हैं प्रश्न। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे तैयार करेंगे? केवल सिलेबस की तैयारी करने से बात बन जाएगी क्या? या ऐसे प्रश्नों की तैयारी करने के लिए भी आप कुछ करेंगे? ये आज हम अपदीपो भव के माध्यम से चलेंगे। हम एग्जाम्पल लेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का।
बौद्ध धर्म और जैन धर्म का और धर्म का। तो चूँकि हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं और आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, एक मिनट मैं प्रयोग करता हूँ, इसमें बॉटल को टारगेट करके फोकस सेट करने की कोशिश करता हूँ, वैसे बॉटल कहीं गिर ना जाए। अगर ये बॉटल साफ दिखने लग गई तो फिर मैं भी साफ दिखने लग जाऊंगा। मेरे पास कोई साधन नहीं था ना, अब मुझे लगता है एग्जैक्ट। ये काफ़ी ठीक है। तो ऐसे आपको टारगेट सेट करना आना चाहिए कि हम जो है अपने सिलेबस को और सिलेबस के पार कैसे सोच सकते हैं, थोड़ा सिलेबस के हिसाब से और थोड़ा सिलेबस के पार, ये बैलेंस कैसे बिठाएं। तो बहुत आसान है जो मैंने अभी आपको बताया कि हम धर्म के माध्यम से अपनी तैयारी को समझने की कोशिश करते हैं और बौद्ध धर्म के सिद्धांत को लेके चलते हैं। तो आज हम करीब अभी जो आधा घंटा चर्चा करेंगे वो इसी को लेके करेंगे। तो आपको ये भी समझ में आएगा और साथ साथ ये भी समझ में आएगा कि ये धर्म हमारी किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले धर्म की परिभाषा जो आपको बताया था, धार्यति इति स धर्म, जो धारण किया जा सके वो धर्म है। तो धर्मों की बड़ी सहज परिभाषा होती है। सब धर्मों का अपना अपना एक निश्चित उद्देश्य होता है, सब धर्मों का अपना एक निश्चित लक्ष्य होता है और उसी के अनुसार उन धर्मों के उपदेश होते हैं। जो लक्ष्य होते हैं और कई बार आप उन वाक्यों को मोटो के रूप में या उस धर्म के नारे के रूप में, मंत्र के रूप में देखते हैं। झंडे के ऊपर लिखा रहता है या जो सिंबल्स होते हैं उनके नीचे लिखा रहता है। जब हम बात करते हैं इधर जैन धर्म की तो अहिंसा परमो धर्म लिखा रहता है, आपने देखा होगा। अहिंसा उसका मुख्य संदेश होता है उस धर्म का। किसी धर्म का संदेश जो है वो सेवा होता है। जब हम ऐसे धर्मों के, विभिन्न धर्मों के सोर्स के रूप में देखते हैं तब हम इस्लाम से भाईचारे वाली बात देखते हैं कि ब्रदरहुड जो होता है, यानी भाईचारा जो होता है, फ्रेटर्निटी होती है एक तरह की। ब्रदरहुड तो खैर नेगेटिव वर्ड हो गया आतंकवादी संगठन की वजह से, लेकिन फ्रेटर्निटी वो एक प्रकार का उसका लक्ष्य, मोटो है, सिद्धांत है, उस धर्म का सिद्धांत है। और बौद्ध धर्म से आपको बताया था करुणा। तो ये धर्म के जो उद्देश्य हैं, सभी धर्मों के जो उद्देश्य हैं, हिंदू धर्म से जब हम बात करते हैं तो पवित्रता की बात करते हैं या विश्वास की बात करते हैं, ठीक है ना। तो पारसी धर्म भी हमको कुछ बताता है, यहूदी धर्म भी हमको कुछ देता है, कोई श्रद्धा देता है, कोई विश्वास देता है। तो श्रद्धा विश्वास की बात करें, विश्वास और श्रद्धा की बात करें तो हिंदू धर्म में बड़ी श्रद्धा। हिंदू धर्म में कट्टरता शब्द यूज़ नहीं किया जाता, हिंदू धर्म में श्रद्धा शब्द यूज़ किया जाता है, श्रद्धा और विश्वास। ये जो श्रद्धा विश्वास है, भाईचारा है, या ये जो प्रेम है, ये जो सत्य के प्रति समर्पण है, अहिंसा के प्रति समर्पण है, सेवा है, ये सिविल सर्विसेज की विशेषता है। इसलिए सिविल सर्विसेज की तैयारी करते समय में आपके सिलेबस के अलावा जो प्रश्न आते हैं, 60% जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिलेबस के बाहर के होते हैं। खास करके इकोनॉमी का कोई सिलेबस नहीं बनाया जा सकता, इन्वायरमेंट का कोई सिलेबस नहीं बनाया जा सकता। आप कहेंगे 11th-12th के NCERT पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी के लिए पढ़ लेंगे, इन्वायरमेंट के लिए पढ़ लेंगे, इकोनॉमी के लिए पढ़ लेंगे। आप पढ़ लीजिए, बेसिक नॉलेज आपको आएगा, उससे आना भी चाहिए, कभी कभी सवाल आ जाते हैं उससे,
क्योंकि वो स्ट्रक्चरल आपका एक व्यू तैयार करेगा। उसकी वजह से आपको उसकी संरचना समझ में आएगी और आप संरचनात्मक जानकारी जो है उसकी लेंगे। लेकिन उससे बात बन जाएगी, आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर क्या होगा, वहाँ से 60% हो सकता है कभी कभी प्रश्न आए, सामान्यतः वहाँ से 40% प्रश्न आएंगे। जो आप पढ़ाई करेंगे, रटेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, ये करेंगे, वहाँ से 40% सवाल आएंगे। 60% प्रश्न वहाँ से नहीं होंगे। तो वो 60% प्रश्न कहाँ से होंगे? वो 60% प्रश्न आपको मिलेंगे इन धर्मों के सोर्स जो आपको बताया। और ये धर्म जो आपको सिखाते हैं, ये मनुष्य बनाते हैं, और यही सिविल सर्विसेज की विशेषता है। दरअसल क्या होता है कि जब कभी डिक्टेटरशिप आती ना, कई बार ऑथोरिटेरियन टाइप के जो है कुछ लोग सत्ता में आ जाते हैं, तब हमको कई बार ऐसा लगने लगता है कि ये जो ऑथोरिटेरियनिज्म है यही सत्ता है और यही सब कुछ है, और ये जैसा कर रहे हैं वैसा चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होता। ऑथोरिटेरियन थोड़े समय के लिए प्रभावी हो सकते हैं। कब तक हो सकते हैं? जब जैसे कोई आदमी 45 साल की उम्र में सत्ता में आया और उसके शरीर का जोश है और वो 60 साल की उम्र तक आतंकवादी की तरह शासन करता रहे, लेकिन एक दिन वो ढल जाएगा। एक उम्र होती है उसकी। आपका कार्यकाल तो लगभग 35-40 साल का रहेगा, तो आपको तरह तरह के सत्ताधारी मिलेंगे। कुछ बिल्कुल कार्टून टाइप के होंगे, कुछ एकदम खतरनाक हिंसक टाइप के व्यक्ति हो सकते हैं, कुछ बहुत ही पोलाइट हो सकते हैं, बहुत सीधे व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हो सकते हैं। तो आपके जो बॉस होंगे, पॉलिटिशियंस, वो आपके बॉस की तरह होते हैं, क्योंकि हम उनको सर कहते हैं और उनसे आदेश लेते हैं। वो हमको आदेश देते हैं, हम उनके आदेश का पालन करते हैं, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, और चुने हुए प्रतिनिधियों ने उनको चुना होता है, तो हमको उसकी बात तो माननी पड़ती है, क्योंकि आखिर डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में जनता के चुने हुए जो लोग हैं वही तो आदेश देंगे, जनता की तरफ से आदेश देंगे, और हमको सैलरी जो मिलती है वो भी जनता की तरफ से मिलती है। तो हमारा जो धर्म है वो कई बार हमको लगता है कि केवल उनका आदेश का पालन करना हमारा धर्म है, लेकिन किस व्यक्ति के आदेश का पालन करना, जैसा मैंने अभी बताया कि भीड़ जो कर रही है वो, तो कई बार भीड़ ने ऐसे व्यक्ति को चुन लिया जो उचित व्यक्ति नहीं है। लेकिन हमको अपना विवेक भी इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, हमको हमारा विवेक भी इस्तेमाल करना है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए वहाँ अपदीपो भव की बात आएगी कि अपना दीपक स्वयं बनने की जरूरत पड़ेगी ऐसी जगह पर। तो आपको चूंकि 60% तैयारी सिलेबस से जुड़ी हुई करनी है और बाहर से करनी है, तो आज जो बिल्कुल नए बच्चे एडमिशन लिए हैं, नई बैच है, चूँकि नया बैच की शुरुआत मान रहे हैं हम लोग, तो नए बच्चों ने जिनने एडमिशन लिया है वो एक चीज़ मान के चलें कि 40% तो आपको सिलेबस में से ही सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा। 30% जो है वो इस सिलेबस से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स होगा, सिलेबस से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स होगा, जो आपकी बुक्स में नहीं मिलेगा, वो आपको न्यूज़ में मिलेगा, समाचारों में मिलेगा, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में, यहाँ आपको मिलेगा। न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, और बाहर जितने भी समाचार हैं उन सब से आपको वो चीज़ निकालनी पड़ेगी। इसलिए हम आर्टिकल पढ़ाते हैं आपको। आर्टिकल पढ़ाने का उद्देश्य यही होता है।
कि जो न्यूज़ में देखिए आपके सिलेबस में क्या है कि जैसे कोई किताब 1985 में बनी है, 1985 में कोई बुक बनी है, कोई बुक 99 में बनी है, किसी बुक का निर्माण 2013 में हुआ है, तो 2013 तक तो उसने बता दिया आपको। लेकिन जैसे अभी 6 महीने से आज 6 महीने भी पूरे हो रहे हैं किसान आंदोलन के, तो 6 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, तो ये तो किताब में नहीं आएगा ना, अभी ये तो किसी बुक में अभी आएगा नहीं, लेकिन ये तो आपका विषय है, ये विषय है। तो जो खबरों में आया है वो आपका परीक्षा का प्रश्न हो गया। तो किसान आंदोलन कहीं न कहीं सवालों का हिस्सा रहेगा, तो वो 30% रहेगा। 40% मैंने आपको बता दिया कि आपका सीधा सीधा प्रश्न वहाँ से उठ के आ जाएगा जो सिलेबस आप तैयार कर रहे हो। तो जो आप नोट्स पढ़ते हो, जो आप किताबें पढ़ते हो, किताबें और नोट्स, मैं अभी वेबसाइट पे नहीं आया हूँ, न्यूज़ चैनल पे नहीं आया हूँ, मैं अभी न्यूज़ चैनल की बात नहीं कर रहा, वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, और करंट अफेयर्स की मैगजीन्स और इनकी बात नहीं कर रहा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? नोट्स, आपके नोट्स जो हम लोग कोचिंग से प्रोवाइड करते हैं, और बुक्स, ये 40% हिस्सा कवर करते हैं। मेंस में नहीं, खास करके प्रीलिम्स की बता रहा हूँ आपको, मेंस में तो थोड़ा ज़्यादा कवर करते हैं। मेंस में 60% हो जाता है लगभग यहाँ से, और 40% उल्टा हो जाता है। लेकिन प्रीलिम्स में 60% आपका बाहर से होता है, किताबों और नोट्स से बाहर से होता है। उसमें 30% हिस्सा आपका न्यूज़ चैनल, करंट अफेयर्स और वेबसाइट्स और यहाँ से होता है। और बाकी का 30% क्या होता है? बाकी का 30% आपके सोचने समझने के स्तर से होता है। वही अपदीपो भव और वो धर्म जो मैंने बताया, उसका रोल होता है कि आप व्यक्ति कैसे, आप में समझ कितनी है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आप में दया कितनी है, करुणा कितनी है, एम्पैथी कितनी है, सिंपैथी कितनी है, इमोशनल इंटेलिजेंस कितना है। तो वो जो आप 4th पेपर का सिलेबस देखते हैं ना, वो प्रीलिम्स में 30% प्रश्नों से जुड़ा हुआ होता है, वहाँ से निकल करके आता है। यानी कोई घटना हुई, उस घटना के संदर्भ में आपने ये चीज़ें जानी कि नहीं। किसान आंदोलन को अगर हम ले लें, आपके नोट्स क्या बताते हैं किसान आंदोलन के बारे में? आपके नोट्स में हमने जो नोट्स दिए हैं इकोनॉमी के, उसमें सहकारिता आंदोलन होगा, आपने पढ़ा होगा सहकारिता आंदोलन, कोऑपरेटिव मूवमेंट। खास करके कोऑपरेटिव मूवमेंट किसानों के लिए है, चाहे वो ऑपरेशन फ्लड हो, बताया था ना, रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन की बात आती है, श्वेत क्रांति की बात करते हैं, चाहे वो श्वेत क्रांति हो, चाहे वो ग्रीन रिवॉल्यूशन हो, ग्रीन रिवॉल्यूशन आपने पढ़ी है, चाहे कोऑपरेटिव मूवमेंट हो, देश भर में जो कोऑपरेटिव मूवमेंट चले हैं, वो कोऑपरेटिव मूवमेंट किसके बारे में है? किसानों के बारे में सबसे ज़्यादा है। फिर किसान क्रेडिट कार्ड आप पढ़ते हैं, तो हमारे नोट्स में और किताबों में आप किसान क्रेडिट कार्ड पढ़ते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड पढ़ते हैं, मिट्टी के प्रकार आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, वो किसानों से सीधे संबंधित हैं। फर्टिलाइज़र के प्रकार आप साइंस में पढ़ते हैं, और पारंपरिक खेती क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें आप उन 40% प्रश्नों की बात कर रहा हूँ जो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, किताबों में मिल जाएंगे। ठीक है, तो केवल किसान आंदोलन की बात कर लेते हैं, तो उसको आप कहाँ ले जाएंगे? पुराने। लेकिन करंट अफेयर्स में आएंगे तो स्टबल बर्निंग पे आते हैं आप लोग। पराली जलाने की खबरें जब आती है तब एक अलग समस्या आपको दिखाई देती है, वो फिर आप न्यूज़पेपर में जाकर के क्लियर करते हैं ना बहुत सारी चीज़ें, कि पराली क्यों जलाई जा रही है, पराली जलाने के क्या नुकसान हैं, इसके ऑल्टरनेट क्या हो सकते हैं, उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी हो सकती है, सरकार ने अभी तक क्या प्रयास किया है, किसान क्या बात कर रहे हैं सरकार से,
और सरकार अभी नई योजना क्या लेके आ रही है उसके संबंध में, पराली क्यों जलानी पड़ रही है, उसकी मजबूरियां क्या है। तो ये संघर्ष, पर्यावरणीय समस्याएं उससे जुड़ी हुई, खेती से जुड़ी हुई पर्यावरण की समस्याएं, ग्रीन हाउस गैसेस से जुड़ी हुई समस्याएं, ये सब चर्चाएं आप आकर के न्यूज़ वाले सेक्शन में करते हैं, जो 30 क्वेश्चंस। मैंने तीसरा वाला जो आपको भाव बताया, वहां से 30 प्रश्न बनते हैं। वो धर्म से जुड़ी हुई चीज है एक तरह से, वो अपदीपो भव वाला बात है, वो तीसरा पार्ट है। वो कई बार हवा ही नहीं लगता, लेकिन जिसके अंदर ये भाव है धर्म वाला, जिसके अंदर अपदीपो भव वाला, जो भीड़ के साथ नहीं चलता, जो दया, करुणा, ममता, सेवा, सहायता, सहिष्णुता, इन सिद्धांतों पे काम करता है, जिसका मन इस प्रकार का है कि वो किसी की मदद करना चाहता है, एल्ट्रुइस्टिक इमोशंस वाला, इमोशनल इंटेलिजेंस वाला और कॉम्पेशन वाला, और खास करके एम्पैथी वाला। तो एम्पैथी वाला जो ऑफिसर होता है वो किस तरह से सोचता है, उस प्रकार की सोच के प्रश्न जो है वो फिर 30 प्रश्न होते हैं। तो 40 प्रश्न मैंने आपको बता दिया, जो नोट्स और किताबों से। एक एग्जाम्पल, चूँकि आज चूँकि किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हुए हैं, तो उसके संदर्भ में मैंने वही एग्जाम्पल आपके सामने लिया, और उसी के आधार पर हम अब ऐसे में धर्म क्या कहता है, मानवता क्या कहती है, दया क्या कहती है, करुणा क्या कहती है, ये चीजें वहां जुड़ी हुई होती। तो इसमें फिर आएगा प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये चीजें आएंगी। क्योंकि हम कल भी मैंने एक मैसेज किया है यज्ञ के ऊपर, तो शायद आपने उसको पढ़ा होगा, और फेसबुक पे भी डाला था, शायद ग्रुप में भी डाला था। आपको पढ़ना चाहिए था। वो यज्ञ के ऊपर ही नहीं समझा रहे थे हम लोग, बल्कि उसमें से धर्म के अंदर से हम लोग वो निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? करुणा निकाल रहे थे कि आप दूसरों को देते हैं कि नहीं, दूसरों को देने का भाव। ये जो सरकार आई, इसमें बड़ी खराब बात ये थी, इस बार की जो सरकार है उसमें सबसे खराब बात ये थी कि ये स्वार्थी बनाना सिखा रही थी मनुष्य को स्वार्थी बनाना, बल्कि उसकी तरफ प्रेरित कर रही थी कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भरता के नाम पर प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। प्राइवेटाइजेशन की सबसे बड़ी खराबी ये है कि उसमें जमाखोरी और मुनाफाखोरी होती है, जो आपने खूब देखी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की जमाखोरी के रूप में देखा। तो ये सरकार का ही सिखाया हुआ है, ये जो रेमडेसिविर की कालाबाजारी हुई, क्योंकि ये सरकार ये सिखा रही थी कि आपके पास प्रॉफिट होना चाहिए, आप लाभ कमाने वाले व्यक्ति होने चाहिए, आपको लाभ कमाना चाहिए। इस सरकार ने विश्व कल्याण, जन कल्याण सिखाया ही नहीं, वेलफेयरिज्म सिखाया ही नहीं, बल्कि वेलफेयरिज्म को गाली दी कि अभी तक के लोग फ्री देते थे। फ्री की आदत डाली हुई है लोगों की आदतें बिगाड़ रखी है, फ्री दे दे के हर चीज़ फ्री दे दो, फ्री बीज, और फ्री दे दे के लोगों की आदतें बिगाड़ दी। हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, हम नहीं चाहते कि उनको कोई फ्री मांगना पड़े। तो आपने तो लोगों को संग्रह करना सिखाया, जमाखोर बनाया, मुनाफाखोर बनाया। वही चीज अभी लोग कर रहे हैं पेंडेमिक में। आप प्रमोट कर रहे हैं ना ऐसे लोगों को। आप अडानी अंबानी जो पूरी दुनिया की दौलत अपने पास कब्जे में कर लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप प्रमोट कर रहे हैं। तो जब आप दौलतमंद लोगों को प्रमोट करते हैं, जब आप चीज़ों को, सरकारी चीज़ों को भी प्राइवेटाइज करते हैं, तब आप प्रमोट कर रहे होते हैं उन लोगों को जो लाभ कमाते हैं। तो इसका मतलब लोगों को आप लाभ कमाना सिखा रहे हैं। और यही तमगा लगा भी पार्टी के साथ में कि ये सूट बूट की सरकार है, या ये जमाखोरों की सरकार है, या ये पैसे वालों की सरकार है, बनियों की सरकार है। नाम लगा है ना सरकार के साथ में। और वही जनता में देखने में मिला। छोटे छोटे लोग क्या कर रहे थे? जमाखोरी कर रहे थे। वही नुकसान, उसी को आप गाली दे रहे हैं कि ये गलत काम हो रहा है।
तो गलत काम तो आपने प्रमोट किया ना, गलत काम को आपने प्रमोट किया, आपने सरकार का उद्देश्य बनाया कि ऐसा उद्देश्य होना चाहिए आपका। आप पैसा कमाओ, कैसे भी करके पैसा कमाओ, हमको टैक्स दे दो और उसके बाद आपकी मर्जी। लेकिन उस टैक्स का आप क्या करोगे, जन कल्याण में करोगे? नहीं, उसका भी हमने ठेका नहीं लिया हुआ। प्राइवेट में जाओ, प्राइवेट में जाओ, प्राइवेटाइज करेंगे तो फिर अब आप टैक्स ले रहे हो सबको, तो फिर तो आपको जन कल्याण करना चाहिए। ये यहाँ आकर के कमी आ गई, इस वजह से आपने देखा पूरा फेल हो गया सिस्टम। इसलिए हमने कल वाला जो आपको प्रवचन भेजा है हमारे गुरुजी का, उसमें उन्होंने स्पष्ट बताया कि यज्ञ का मतलब ही परोपकार है। यज्ञ का मतलब है दूसरे को देना, यज्ञ करना नहीं है। यज्ञ के झंझट में नहीं पड़ना है आपको कि यज्ञ कर रहे हैं, आहुति डाल रहे हैं। अरे यज्ञ के दर्शन को सोचना है, जीवन को यज्ञमय बनाना है, अपनी जिंदगी में हवन करना है, जिंदगी का हवन कर डालना है। यानी हमारे पास जो है उसको हम दूसरों को देंगे, दूसरे की मदद करेंगे, हमारे पास जो कुछ है उससे दूसरे की मदद करेंगे। ये यज्ञ है। यज्ञ का मतलब आहुति डालना नहीं है, यही तो बताया है उसमें। पढ़ा है, कितने लोगों ने पढ़ा है कल का? पढ़ा है तो आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना? तो उसको पढ़ा होगा आपने तो आपका निबंध तैयार हो जाएगा। कौन सा? एल्ट्रुइज्म वाला, वेलफेयरिज्म वाला, इन्वायरमेंट वाला भी तैयार हो जाएगा, इन्वायरमेंट का भी तैयार हो जाएगा। इन्वायरमेंट में भी तो ये है ना कि हम बर्बाद नहीं करेंगे, पर्यावरण को बर्बाद नहीं करेंगे, भविष्य की पीढ़ियों के लिए छोड़ेंगे, उसको बराबर बनाए रखेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का निबंध भी यही है, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। जो यज्ञ है वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। एनवायरमेंट कंजर्वेशन है तो वो भी यज्ञ ही है। एल्ट्रुइज्म जो बोलते हैं वो भी वही है। एनिमल किंगडम में भी देखने को मिलता है, पौधे तो हमेशा यही करते रहते हैं। प्लांट किंगडम में तो आप देखोगे परोपकार के सिवा पौधा करता क्या है? जंगल क्या करता है? और परोपकार ही करता है ना। पौधा क्या करता है? परोपकार करता है, पूरी जिंदगी परोपकार करता है। तो पौधा तो यज्ञ करता रहता है, रात दिन यज्ञ करता है पौधा। यज्ञ का मतलब होता है दूसरे को देना, दूसरे की मदद करना, दूसरे का सहयोग करना, यहाँ तक कि दूसरे को जिंदगी देना। तो दूसरे को जिंदगी देने का नाम भी यज्ञ है। अभी जो डॉक्टर्स कर रहे हैं वो यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन जो फार्मेसी वाले जो हमारा वो भी मदद कर रहे हैं, लेकिन वो मुनाफा जो बहुत कमा रहे हैं वो यज्ञ नहीं कर रहे, बल्कि वो राक्षस हैं, यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। जो यज्ञ हो रहा है उसमें विघ्न डाल रहे हैं, उनको राक्षस कहा गया। जो यज्ञ नहीं करते या नहीं करते वहाँ तक भी ठीक है, लेकिन जो यज्ञ कर रहा है उसको परेशान करते हैं, उसको यज्ञ नहीं करने देते, तो उसको राक्षस कहा गया। रामायण में कहा गया ना, ऋषि मुनि राक्षस। ऋषि मुनि जो है वो राक्षसों से झगड़ते थे। किस बात के लिए झगड़ते? राक्षस क्यों आके परेशान करते थे? वो यज्ञ करते थे और वो यज्ञ करने नहीं देते थे। लेकिन यज्ञ करना मतलब वो कहानी पढ़ने जैसा है। कहानी क्या है? जैसे मान लीजिए कहानी कि आपके घर में बुजुर्ग हैं, तो एक घर में एक बुजुर्ग माता पिता थे, बच्चा बड़ा सेवा भावी था, उनको समय पे खाना खिलाता था, उनकी बुढ़ापे की लाठी था और उनका सहारा था। अब वो कहानी पढ़ता रहता है, तो रोज़ कहानी की किताब लेके बैठ जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि बुजुर्ग माता पिता की मदद करता था, उनके बुढ़ापे की लाठी था, उनको खाना खिलाता था, उनकी सेवा करता था। और अंदर से माँ कहती है, बूढ़ी माँ अगर है उसके, और वो बोलती है कि बेटा वो लाठी ला के दे देना, तो बोलता तुम ही ले लो। आ गया समझ? तो वो जो किताब पढ़ता था ना, वो यज्ञ है। किताब पढ़ना यज्ञ हुआ। अभी जो यज्ञ करते हैं ना आहुति वाला, वो किताब पढ़ने जैसा है, जिसमें आहुति देते हैं, स्वाहा, हवन सामग्री डाल दिए, स्वाहा।
लेकिन वाकई में यज्ञ क्या है? उठ करके किताब को पटक देना और उस बुढ़िया को लाठी पकड़ा लेना। किताब आप पढ़ते रहोगे, मतलब यज्ञ करते रहोगे। कौन सा यज्ञ? स्वाहा वाला यज्ञ, कुंड वाला यज्ञ। और उठ करके वहां पर तो आपको 30% सिलेबस समझ में आ गया होगा। 30% सिलेबस ये वाला, एक्शन वाला, जिसमें वो उठ करके जाता है और अंदर से माँ लाठी मांग रही है तो उस माँ को लाठी ला के पकड़ा देता है कि ये लो लाठी तुम्हारी, तुमको दिख नहीं रही थी, यहीं पड़ी है, देखो सामने, चलो मैं दे देता हूं। उसने ले जाके दे दी, लाठी पकड़ा ली, ये हो गया यज्ञ। और उधर वो क्या पढ़ रहा था? अगर वो कहता तुम खुद उठा लो, मैं अभी किताब पढ़ रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, इसमें बूढ़े आदमियों के ख्याल रखने की बात कही गई है। तो बूढ़े आदमी के ख्याल रखने की बात कही गई, तो आप तो ख्याल रख नहीं रहे। असली में जब रखने की बात आई तो नहीं है। यही काम सरकार कर रही थी, अभी नाटक कर रही थी। वही वो नाटक था। असली में जब मौका पड़ा तो पूरा दुरुस्त हो गया, सब कुछ सामने आ गया। असली में जब मौका पड़ा तो फेल हो गई, उसको समझ में ही नहीं आया क्या करना है, क्योंकि वो नाटक करते थे। उसको केवल किताब पढ़ना आती है, असली में सेवा करना आती नहीं है। उसको केवल आहुति में स्वाहा स्वाहा करना आता है, जीवन को यज्ञ बनाना आया ही नहीं कि ज़िंदगी में हवन करना है, ज़िंदगी में किसी की मदद करना है, ज़िंदगी में किसी को पढ़ाना है, ज़िंदगी में दान देना है। असली ज़िंदगी में कुछ हवन करना है। असली ज़िंदगी में हवन करना है मतलब अपना कुछ देना है। आपके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान दूसरों को देना है। आपके पास अगर धन है तो आपको धन दूसरे को देना है और दूसरे की मदद करना। जो कुछ आपके पास है उसको लगा देना ही यज्ञ है। तो ये तो हिंदू धर्म की बात हो गई। और यहाँ बुद्ध यही बोल ही रहे हैं कि अपदीपो भव। कोई कह रहा है वैसा मत करो, अपना दीपक स्वयं बनो, अपने हिसाब से काम करो। तो वो जो 30% क्वेश्चंस जो होते हैं वो वहां से आते हैं उठ के। 30% फिर मैंने बताया न्यूज़ से आते हैं, 40% आपके बुक्स से और नोट्स से आएंगे जो हमने आपको दिए हैं। 40% क्वेश्चंस वहाँ से आएंगे। 30% प्रश्न इन मुद्दों के आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ से? मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, वेबसाइट से, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था किसान आंदोलन। और 30% प्रश्न फिलॉसॉफिकल होंगे। फिलॉसॉफिकल होंगे, एक्शनेबल होंगे, जिन पे एक्शन लिया जा सकता है और जो प्रत्यक्ष तौर पे काम में आ रहे हैं। तो ये कौन से प्रश्न होंगे? ये प्रश्न होंगे पर्यावरण के, ग्लोबलाइजेशन से जुड़े हुए, प्राइवेटाइजेशन, अर्बनाइजेशन, साइंस के डेवलपमेंट से जुड़े हुए प्रश्न, ये प्रश्न है। और इन प्रश्नों में ये निकाला जाएगा, जैसे कि पेस्टिसाइड से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो पेस्टिसाइड से जुड़ा हुआ प्रश्न हर साल आता है। तो क्यों आता है? क्योंकि पेस्टिसाइड्स जो है हम खाते भी हैं ना। फिर पेस्टिसाइड्स को वो पौधे पे हम लोग छिड़कते हैं पेस्ट कंट्रोल के लिए, और बाद में उस पौधे को हम खाते भी हैं। उस पौधे का फल खाते हैं, फूल खाते हैं कई। तो उसके पार्ट्स को, प्लांट प्रोडक्ट्स या प्लांट के पार्ट्स हम लोग सब्जी के रूप में भी लेते हैं, फलों के रूप में खाते हैं। तो जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हम खाते हैं तो उसमें उसका असर आता है पेस्टिसाइड से। तो वो हमारे अंदर अगर कार्सिनोजेनिक है तो वहां से जुड़े हुए प्रश्न होंगे। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से जुड़े हुए प्रश्न हो सकते हैं। वो फिलॉसफी से निकल करके आते हैं एक तरह से। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कि कोविड के समय में आपको क्या बिहेवियर करना था, उससे जुड़े हुए प्रश्न होंगे। वो इसी प्रकार के प्रश्न होंगे क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीमारी नहीं पहुंचाना चाहते। आप संक्रामक बीमारी में एक अनुशासन को फॉलो करेंगे। वो प्रश्न यहाँ से आएंगे। तो आपको बात समझ में आ रही है कि हम किस हिस्से से प्रश्नों की बात कर रहे हैं। इसलिए देखिए, तैयारी करते समय में हमको 3 तौर पे तैयारी करना है, 3 स्तर पे तैयारी करना है। अपना व्यवहार भी सुधारना है, अपनी ज़िंदगी भी सुधारना है, सोचने का नज़रिया भी चेंज करना है। कुछ लोगों का सोचने का नज़रिया बचपन से
काफ़ी हद तक ठीक होता है, क्योंकि उनको वैसा वातावरण मिला होता है तो उनका सोचने का नज़रिया ठीक होता है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ माता पिता ऐसा वातावरण नहीं दे पाए हों, आपका परिवार अलग प्रकार का परिवार हो, आपके परिवार में जिन लोगों का साया आपके ऊपर पड़ा वो लोग ऐसे हो सकते हैं जिनमें कुछ ऐसी विचारधारा हो जो प्रशासनिक अधिकारी के दृष्टिकोण से उपयुक्त ना हो, क्योंकि वो उस विचारधारा पे काम करते हैं, उस विचारधारा के हिसाब से रहते हैं, तो हो सकता है कि वो उतना अच्छा रिजल्ट ना दे सकें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप सीख नहीं सकते, नहीं, आपको सीखना पड़ेगा। कलेक्टर जो होता है वो जिले के पिता की तरह होता है। जिला कलेक्टर जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट के फादर की तरह होता है। फादर जिस प्रकार से अपने बच्चों के साथ रहते हैं, एक पिता अपने बच्चों के साथ जिस तरह का व्यवहार करता है, उस तरह का व्यवहार कलेक्टर को अपने जिले के नागरिकों के साथ करना चाहिए। तो वो अपनी ड्यूटी को उस तरह से करता है, पिता अपने बच्चों के करता है। लेकिन ये भाव जो है अगर विकसित नहीं किया गया, पिता वाला भाव कि हम इस अब 25 साल का व्यक्ति कई बार कलेक्टर हो जाता है, 26-25 में तो एकदम नहीं बनता, लेकिन 26-27 में आके तो बन जाता है, 26 में तो बन ही जाता है कई जगह पर। तो 26 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में अगर 21 साल का व्यक्ति IAS हो गया तो 26-27 में वो कलेक्टर हो जाता है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ कंपटीशन कम है और नए बच्चे भी कम आए हैं, काडर का जो स्ट्रेंथ है वो भी कम है, तो काडर की स्ट्रेंथ कम होने से 25 साल में भी कलेक्टर बना दिया जाता है। तो 25 साल का जो बच्चा है वो अभी खुद की शादी भी नहीं हुई है, तो पिता का भाव कैसे लेके आएगा? अभी तो उसके बच्चे हुए ही नहीं कभी, उसने अभी वो पिता ही नहीं बना है, लेकिन फिर भी उसको पिता का भाव लेके आना पड़ता है। इसलिए आप बहुत बड़ा बनने जा रहे हैं, आप बहुत बड़े काम के लिए जा रहे हैं। छोटा मोटा काम आप नहीं तैयारी कर रहे हैं, आप कोई छोटी तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप माँ बाप का रोल प्ले करने जा रहे हैं, जनता का। वो भी सामान्यतः कोई व्यक्ति माँ बाप होता है तो आपने देखा होगा कई लोगों के सिर्फ 2 बच्चे हैं लेकिन वो परेशान रहते हैं, अरे यार मैं नौकरी करूं, इन 2 बच्चों को संभालूं, या इनकी बात सुनूं या उनकी बात सुनूं। 3-4 लोगों में परेशान हो जाता है आदमी। नौकरी पे जाता है, कभी गाड़ी ठीक करवा रहा है, कभी राशन की तैयारी कर रहा है, राशन के बारे में सोच रहा है, कभी बच्चों के बारे में सोच रहा है, कभी थोड़े दिन में स्कूल वाले बुला लेते हैं, बच्चों के स्कूल वाले बुला लेते हैं, उससे वो परेशान हो जाता है। 1 महीने में 1 बार मीटिंग होती है, पेरेंट्स मीटिंग, उसमें जाने में कई लोग परेशान हो जाते हैं। 10 बार बोलते हैं यार तुम्हारा स्कूल बड़ा अजीब है, मुझे वहाँ जाना पड़ता है। क्या है तुम्हारा स्कूल, ये क्या मतलब, क्या पेरेंट्स मीटिंग, क्या करना है, क्यों बुलाना चाह रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं मुझे? इतनी सी चीज़ों में वो जल्ला जाता है। आप एक कलेक्टर को देखो, वो फ़ोन स्विच ऑफ नहीं कर सकता। कई कलेक्टर जो है बाथरूम में भी फ़ोन ले जाते हैं, वहाँ पे भी चैन से नहीं बैठ सकते, है ना। CM का फ़ोन आ गया तो बाहर बाल सुखाते टॉवल से बाल सुखाते बात कर रहे हैं, फ़ोन हमेशा हाथ में रहता है, कान पे ही रहता है। ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो ऐसे फ़ोन लगा के ब्रेकफास्ट करना पड़ रहा है। गाड़ी में बैठते बैठते ये है कि गाड़ी नहीं चलानी पड़ती, ड्राइवर होते हैं, 3-4 ड्राइवर मिल जाते हैं कलेक्टर को, 3-4 गाड़ियाँ मिल जाती हैं, इसलिए गाड़ी नहीं चलानी पड़ती। लेकिन गाड़ी में बैठते बैठते गेट दूसरा खोलने वाला मिल जाता है, गार्ड होता है, गनमैन होता है, चपरासी होते हैं। फाइलें आपको उठा के ऐसे, आपको खुद को वजन उठा करके नहीं ले जाना पड़ता, लेकिन फाइलें ध्यान रखना पड़ती कि अरे वो 40 फाइलें कल वाली रख ली कि नहीं तुमने, गाड़ी में रखो, ऑफिस जाएगी। तो आपको ख्याल रखना पड़ता है कि इतनी फाइलें तो कल की थी, इतनी फाइलें सुबह की थी और इतनी फाइलें वहाँ पड़ी हुई है ऑफिस में। अच्छा उसको बोलो, उसको बुलाओ, CEO को बुलाओ, SDM को बुलाओ, तहसीलदार को बुलाओ, OCMHO को बुला देना।
वो इंजीनियर, चीफ इंजीनियर भी कल बोल रहा था, उसको बोलना, वो फैक्ट्री वाले को बुला देना, वो एसोसिएशन वाले को बुला देना। तो 25 तरह के लोग इंतज़ार कर रहे हैं आपसे मिलने का। किसी का टाइम 12 बजे है, किसी को 12:30 दिया हुआ है, किसी को 1:30 बजे दिया हुआ है, 2:30 बजे मीटिंग है, फिर वीसी है, फिर पत्रकारों को डील करना है, फिर वकीलों को डील करना है, फिर बोर्ड पे बैठना है, फिर रेगुलर केसेस निपटाने हैं, और फिर फील्ड भी विजिट करना है, किसी विलेज का ट्रिप भी करना है, उसकी रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट बनवानी है। जनरली बनानी नहीं पड़ती, बाबू लोग करते हैं, लेकिन बनवानी पड़ेगी। शाम को फिर मीटिंग है, हो सकता है 11 बज गई, हो सकता है 12 बज गई, बाहर कहीं गए थे, लौट के आए 1:30 बज गई, 1:30 बजे सोए, फिर सुबह 6 बजे उठ गए। तो आप ऐसी जिंदगी में जा रहे हैं जहां व्यक्ति का परिवार बहुत बड़ा है। सामान्यतः परिवार छोटा होता है, 2 बच्चों वाला होता है, छोटा परिवार होता है, लेकिन आप बड़े परिवार में जा रहे हैं, और यहां आपका परिवार बहुत बड़ा हो जाना है। तो इतने बड़े परिवार को आप संचालित करने वाले बन रहे हैं, तो सोचिए कि वो जो 30% प्रश्न मैं बता रहा हूं उनका स्तर कितना अच्छा होना चाहिए। वो जो मैं 30% प्रश्न आपको बता रहा हूं उसमें डेप्थ कितनी होनी चाहिए, और आपको परोपकारी होना पड़ेगा कि नहीं, लोक कल्याणकारी होना पड़ेगा कि नहीं, दूसरे का ख्याल रखने वाला बनना पड़ेगा कि नहीं, कि आप उस तरह से सोचेंगे आत्मनिर्भर बन जाओ सब लोग, सरकार की तरह से सोचेंगे या यज्ञ की तरह से सोचेंगे, अपदीपो भव की तरह से सोचेंगे, धर्म के हिसाब से सोचेंगे। मुझे लगता है ज़्यादा धार्मिक हो जाता है। जो बहुत ज़्यादा सेक्युलर हो जाता है वो बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाता है, क्योंकि वो मानव धर्म को पहचानने लगता है, इंसानियत को पहचानने लगता है, वो ह्यूमन बीइंग हो जाता है, वो इंसान बन जाता है। इंसान बनना ही सेक्युलर होना है, धर्मनिरपेक्ष होना है, और कुछ भी नहीं है। इंसान बनना। कोई आपसे कहे सेक्युलरिज्म क्या होता है, तो बोलना इंसान बनने को सेक्युलरिज्म कहते हैं। केवल पोंगापंथी लेके बैठे रहो, अपने अपने धर्म का झंडा, अपने अपने धर्म का मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, और इन्हीं की वकालत करना, इन्हीं को वाइट वॉश करना, या इन्हीं को चमकाते रहना, इन्हीं के लिए दान इकट्ठे करना, ये धर्म है। और इन मंदिरों में भी जो लोग आते हैं या इन मंदिरों में नहीं भी आ पाते हैं, ऐसे लोगों के दुख कष्टों का ख्याल रखना, इंसानियत का ख्याल रखना, जहाँ कोई मर रहा है तो उसको बचाना, जहाँ कोई भूखा है तो उसको भोजन देना, इन चीज़ों का ख्याल रखना इंसानियत है, मानवता है। और मुझे लगता है यही धर्मनिरपेक्षता है, क्योंकि उसके लिए धर्म आवश्यक नहीं है कि आप किस धर्म से हैं, बल्कि आपके लिए इंसान इम्पॉर्टेंट है, उसका कष्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रत्येक जीव का कष्ट इम्पॉर्टेंट है। आप पौधे को भी बचाना चाहते हैं, पेड़ को भी बचाना चाहते हैं, हवा को भी साफ रखना चाहते हैं, आसपास गंदगी नहीं रहने देना चाहते। आप मनुष्य को मनुष्य मानकर उसकी सेवा करना चाहते हैं, जानवरों तक की भी सेवा करते हैं, उनका भी ख्याल रखते हैं। आपके अंदर करुणा है, आपके अंदर दया है। तो ये चीज़ें जहाँ जहाँ पे भी बिखरी पड़ी है ना समाज में, समाचारों में, समाज में, ग्रंथों में, धर्म में, उन सबको इकट्ठा करो तो 30% प्रश्न और तैयार हो जाएंगे उनसे जुड़े हुए। तो जब कभी भी भूमंडलीकरण की बात आए, जब कभी भी ग्लोबलाइजेशन की बात आए, प्राइवेटाइजेशन की बात आए, तो सोचो कि इसका इंसानियत पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मानवता पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बुद्ध की शिक्षाएं काम आए। आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो बौद्ध धर्म का संदेश समझ में आया आपको? बौद्ध धर्म का संदेश यही है। यही जब अशोक को मिला था, तो अशोक राजपाट छोड़ करके शिलालेखों को पढ़ो तो आपको लगेगा अशोक के शिलालेख में क्या क्या बातें लिखी गई। मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखी है कि नहीं, बताओ। तो अशोक के शिलालेख याद हो जाएंगे आपको।
अशोक के शिलालेख में कौन सी बातें लिखी हुई? मैं जो बता रहा हूँ प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। मौलिक कर्तव्य क्या है संविधान के? बताओ, मैं जो बता रहा हूँ ये मौलिक कर्तव्य है कि नहीं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे तो आपका वैक्सीन के प्रति यदि कोई प्रश्न आ गया कि वैक्सीन जो है इसमें ये है वो है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला भाव रखोगे तो ठीक हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, प्रश्न ठीक हो जाएगा। वैक्सीन वाला प्रश्न कहाँ से ठीक हो जाएगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी मूल कर्तव्य से, संविधान के मूल कर्तव्य से आपका वैक्सीन वाला प्रश्न ठीक हो जाएगा। बाबा रामदेव विलेन लगेगा कि नहीं आपको? बाबा रामदेव कार्टून भी लगेगा और विलेन भी लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि वो योग को अंधविश्वास की ओर ले जाने की बात करता है ना कई जगह, क्योंकि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दूर ले जाने की बात करता है। मॉडर्न मेडिसिन और मॉडर्न साइंस को जिस तरह से वो गाली देता है, अभी तो उसने सुधार कर लिया, लेकिन उसने अपना दिमाग का निकम्मापन जो है वो उसमें दिखाया कि नहीं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दूर ले गया वो। ये नाटकबाजी उसको वैज्ञानिक सोच वालों से बाहर कर देती है। न जाने कितने लोगों का दांत खराब हो गया, उसका पेस्ट, ढेरों लोगों का दांत खराब हो गया, 10-10 साल तक उसका पेस्ट किया, दांत बुरी तरह से खराब हो गया। वो जब दांत वाले डॉक्टर के पास जाता है दिखाने के लिए, तो वो पहले से ही बोल देता है, ये तुम वो बाबा वाला कुछ किया है तुमने, दांत वांत वाला। बोले हाँ वही किया। तो बोले वो हम तो कह ही रहे हैं, मतलब यहाँ तो रोज ही पेशेंट आ रहे हैं। तो 10-12 साल बाद दूसरी तरह के पेशेंट जाएंगे, बोले उसके चक्कर में। तो अवैज्ञानिक मत बनिए, वैज्ञानिक सोच वाली बात कीजिए, क्योंकि हमारा मूल कर्तव्य कहता है। तो केवल धार्मिक अंधविश्वास की बात, इसीलिए अपदीपो भव, अरे धर्म कुछ भी कहता है, कहने दे। इसलिए हमारे गुरुजी ने कहा है परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। परंपराएं जो भी रही हों, परंपराएं अपनी जगह, हमारा विवेक क्या कह रहा है, हमारी बुद्धि क्या कह रही है। वो जो आचार्य जी का जो सूत्र है युग निर्माण सत्संकल्प में कि परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे, ये अपदीपो भव ही तो है। यही तो है अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने, यानी अपने विवेक से काम लें। परंपराओं से क्या करना है? परंपराओं का ढिंडोरा पीट के लोग वोट ले लेते हैं, कचरा कर दिया, धर्म और अंधविश्वास के नाम पे कचरा कर दिया। पूरी अवैज्ञानिक सोच, पूरी अवैज्ञानिक सोच। जश्न मना लिया मार्च में, फरवरी में, ढिंडोरा पीट दिया, पूरी दुनिया को बोल दिया हमने बचा लिया तुम सबको, तुम मर रहे थे। उनको जरूरत है 2 करोड़ वैक्सीन की, वो 4.5 करोड़ लेके बैठे हैं। जिसको 2 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है, सॉरी 200 करोड़ की जरूरत है, वो 450 करोड़ वैक्सीन लेके बैठे, और हम उसको दे रहे हैं। वो मांगे जा रहा है, हम देते जा रहे हैं। हम बोले नहीं, हम तो डोनर है ना, हम तो देते रहते हैं, हमारे पास बहुत है, इसलिए हम देते हैं। और चाहिए तुमको, और लो, और देंगे, और दे देते हैं, उसमें क्या है। बोल नहीं, हमने तो हमारा सेकंड पीक आने ही नहीं दिया, हमने तो हमारा सेकंड वेव आने ही नहीं दिया, हमने तो रोक लिया, फर्स्ट वेव में ही रोक लिया। जनवरी, फरवरी, मार्च में स्वास्थ्य मंत्री और सारे लोग क्या बयान दे रहे थे, प्रधानमंत्री और सब ढिंडोरा पीटते फिर रहे थे, हमने सेकंड वेव को भारत में आने ही नहीं दिया, फर्स्ट वेव में ही खत्म कर दिया। तुम लोग बहुत दुखी हो, तुम्हारे पास वैक्सीन नहीं है, लो हम देते हैं, ले जाओ ले जाओ, और ले जाओ। नहीं हम, बल्कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने, भारत के स्वास्थ्य के जो जिम्मेदार लोग थे, इसीलिए उनको कार्टून कहता हूँ मैं कई बार, कि उन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। उन्होंने ये तय कर लिया था कि हमको सब लोगों को वैक्सीन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, भारत में वैक्सीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए पहले ही बांट दी उन्होंने, और अपने आप को फ्लैट मान लिया। बोला हमने तो वी शेप रिकवरी कर ली, हम गए थे, लौट के आए, रिकवर कर गए, बस अब ठीक है। वो तो फिर अभी अप्रैल मई जून में जो मौत का तांडव, अप्रैल मई में जो मौत का तांडव देखने को मिला, वो अब वो घबरा रहे, हाथ पांव फूल रहे हैं। अब हाथ पांव क्या फूलना है, मूर्ख आदमी का हाथ पांव भी तो नहीं फूलता है, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता कुछ। फिर वो या तो पागल हो जाता है या फिर हताश हो जाता है। तो बहुत बुरी स्थिति है। तो ये स्थितियां आती है कब, जब हम विवेक से काम नहीं लेते हैं, अपदीपो भव नहीं बनते, अपना दीपक स्वयं बनना पड़ता है।
परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देना पड़ता है। तब ये स्थितियाँ नहीं आती, तब आप अच्छे प्रशासक होते हैं, बहादुर आदमी होते हैं, समझदार होते हैं, जिम्मेदार भी होते हैं और ईमानदार भी होते हैं। तो चारों जो चीज़ें बताई थी आपको, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, वो यदि व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिशियन अपनी ज़िंदगी में रखे, कोई भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में रखे तो कोई समस्या नहीं आएगी, वो इन समस्याओं से पार पा सकता है। तो बहुत दिन हो गए थे आपसे ऐसी बात नहीं कि बुद्ध पूर्णिमा का अच्छा अवसर है, क्योंकि आज का सूत्र जो है वो, चूँकि हम बौद्ध धर्म पढ़ ही रहे थे, तो मैं आपको ये सब बताऊं कि ये मासांगिक है, ये स्थाविरवादी है, यही थेरवाद है, ये हीनयान है, महायान, मुझे लगता है ये आप पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। और मैंने आपको बता दिया है, नोट्स में सुबह वाली क्लास में हो गया है, कल वाली क्लास में, दोनों क्लास में हुआ था। मुझे लगता है सोमवार से ही हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। कल हम जैन धर्म की बात करेंगे, लेकिन जो मैंने बात बताई है आपको, यहाँ विभाजन करके बताया, 100 प्रश्न है तो 40, 30, 30, तो 40 प्रश्न तो किताबों से और वहाँ से हो जाएंगे, नोट्स से हो जाएंगे। 30 प्रश्न जो है वो करंट अफेयर्स से होगा, और 30 प्रश्न सोचने समझने से और दया भावना, कॉम्पैशन से और एम्पैथी से और करुणा से होगा। आप अपने अंदर जितनी ज़्यादा समाज के प्रति, दीनहीन लोगों के प्रति, बीमार लोगों के प्रति, कष्ट में डूबे हुए लोगों के प्रति जितनी मानवता लाएंगे, जितना इंसानियत लेके आएंगे और इंसानियत के तरीके से सोचेंगे, तो आपको वो प्रश्नों के उत्तर जो है वो चमकेंगे, वो चिक चिक के बोलेंगे। सी अगर आंसर है तो सी हाथ खड़ा कर देगा, समझ लीजिए। सी चिल्लाएगा कि मैं हूं ना उत्तर, तुम तो इतना अच्छा आदमी हो, मैं नहीं दिखाई पड़ रहा तुमको, मैं ही तो हूं। सी वाला आंसर है, बी आंसर है, डी आंसर है। आंसर चिल्लाएगा, आपका मन होना चाहिए, साफ मन होना चाहिए। तो साफ मन बना लीजिए। कुछ लोग उन 70 में से ही जीत जाते हैं और साफ मन, खराब मन से ही प्रशासन में चले जाते हैं। मैं चाहता हूं ऐसे लोगों को रोकिए। आप सिलेक्ट होंगे तो ऐसे लोग रुकेंगे वहां जाने से, तो आपके सिलेक्शन से दोहरा फायदा होने वाला है। एक तो आप स्वयं बनने वाले हैं, और एक बदमाश आदमी को, गद्दार आदमी को, गंदे आदमी को, जो अभी मानसिकता लिए बैठे हैं ना अधिकारी, अभी वर्तमान में जो अधिकारी और प्रशासक लोग हैं, हमारे नेता हैं, बहुत कचरा लोग हैं, बहुत गंदे लोग हैं, एक नंबर के स्वार्थी, धूर्त और भ्रष्ट और मूर्ख लोग हैं। इन लोगों को हटाइए, इनको रिप्लेस कीजिए, इनकी जगह पे अच्छे लोगों के तौर पे आप पहुंचिए और सारी कमान अपने हाथ में लीजिए और मानवता की रक्षा कीजिए, इंसानियत को बचाइए। ये एक ही आपदा में समझ में आ गया। ऐसी आपदाएं यदि आने वाले समय में और आती रहीं तो ये सब मरवा डालेंगे, सबको मरवा डालेंगे। इनको कोई शिकन नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जानवर हैं ये, इनमें इंसानियत है ही नहीं, ये धार्मिक है नहीं। मैंने अभी आपको बताया था धार्मिक होने का मतलब क्या होता है। धार्मिक होने का मतलब सबसे पहले इंसान होना होता है, सबसे पहले इंसान बनना पड़ता है। धर्म उसी में प्रवेश करता है। धर्म का मतलब कोई कपड़ा उपड़ा पहन लेना, दुपट्टा डाल लेना, तिलक छापा कर लेना, हवन कर लेना, अजान पढ़ लेना, चर्च में चले जाना, घंटा बजा देना, ये कोई धर्म थोड़ी है। अरदास कर देना, ये कोई धर्म थोड़ी है, ये बकवास है। ये धर्म का हार्डवेयर जो आपको दिखाई देता है बकवास है। जब तक धर्म की फिलॉसफी, जब तक धर्म का सॉफ्टवेयर आपके अंदर नहीं है, वो तो कोई मतलब नहीं। आपका कंप्यूटर है, उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज मत डाउनलोड कर लिए, क्या कर लेंगे उसका? डब्बा है वो। विंडोज 10 चाहिए ना आपको ऑपरेट चलाने के लिए, वो सीडी लानी पड़ेगी ना विंडोज की। तो माइक्रोसॉफ्ट का जब तक विंडोज नहीं है, आपका सॉफ्टवेयर नहीं है, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑपरेट कैसे करेंगे? आपको तो उस पे स्क्रीन पे कुछ दिखेगा नहीं, आप अपना मॉनिटर लेके बैठे रहो। तो जो भी मंदिर मस्जिद और ये सब भी यज्ञ हवन पूजा और ये सब जो है, ये सब हार्डवेयर है। ये सिर्फ आपका स्क्रीन है, मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसका सॉफ्टवेयर कहाँ से आता है? उसका सॉफ्टवेयर जो है वो धर्म के उस स्वरूप से आता है जो आपकी एक्शन में आता है, इंसानियत से आता है। आपके अंदर जो मानवतावादी दृष्टिकोण है वो सॉफ्टवेयर है, वो उसको जिंदा करता है, वो उसको चलाता है, चलायमान कर देता है। तो धर्म को चलायमान करने के लिए जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है वहाँ से 30% क्वेश्चंस जो है आपको ठीक होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि किसान आंदोलन में भी जो
चीज़ें हैं वो 3 तरह की चीज़ों में, तो अंतिम चीज़ जो है वो सॉफ्टवेयर के तौर पे वही प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें प्राइवेटाइज होंगी उतना नुकसान होगा। प्राइवेटाइज होने के बाद में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, बपोती हो जाएगी, कोई एक ही मालिक हो जाएगा उसका, तो ये बड़ा नुकसानदायक होगा। ठीक है, चलिए।